हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों बांग्लादेश से बड़ा ही शॉकिंग खबर। वहां पर इस्कॉन मंदिर को बंद करने की उठ गई मांग। दोस्तों कट्टरपंथियों ने जमकर सड़कों पर किया बवाल। दोस्तों किया भारी प्रदर्शन। बताएंगे क्या आरोप लगाया इस्कॉन टेम्पल को लेकर, वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे इतना ही नहीं, पाकिस्तानी कमांडर के साथ बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की गलबहियां देखने वाली, लेकिन भारत के लिए बड़ा झटका। आपको बताएंगे मोहम्मद यूनुस ने एक पेंटिंग गिफ्ट की है पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी को। इस पेंटिंग में भारत के इलाकों को भी दिखाया गया है दोस्तों, जिसके बाद भारत के नेताओं में काफी रोष देखने को मिला है। बताएंगे कौन कौन से राज्य दिखाए गए हैं इस पेंटिंग के अंदर में, जिसके बाद क्या जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। इसी बीच आपको बताएंगे आसियान समिट में प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में भी भारत की जय जयकार हुई दोस्तों। चीन के सबसे बड़े दुश्मन ने की भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ, बताएंगे किसने तारीफ की। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया टीटीपी लड़ाकों का समूह। दोस्तों फिर एक बार तालिबान ने मुनीर सेना के इतने जवानों को मार गिराया दोस्तों, कर दी भीषण गोलीबारी। तो वहीं आपको बताएंगे यूक्रेन को छोड़िए अमेरिका की भी बढ़ा दी टेंशन व्लादिमीर पुतिन ने। जी हाँ, अदृश्य न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करके सबको हिला डाला दोस्तों। तो वहीं बिहार की सियासी लड़ाई अब वक्फ बिल पर आ गई दोस्तों। तेजस्वी यादव के वक्फ पर दिए गए बयान पर मच गया संग्राम। एनडीए ने चौतरफा घेरा महागठबंधन को। बताएंगे सबसे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया गया दोस्तों। फिर कैसे तेजस्वी यादव के बयान के समर्थन में उतरा पूरा इंडिया गठबंधन, और जिस प्रकार से दोस्तों सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है, क्या लगातार और गिरावट बढ़ने वाली है या फिर दाम बढ़ेंगे, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से एक एक करके बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और बढ़ती साख का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली सबसे बड़ी अहम जानकारी की, जहां बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल इन दिनों अस्थिर और तनावपूर्ण होता जा रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इन समूहों का निशाना अब न केवल भारत है बल्कि धार्मिक संगठन इस्कॉन भी बन गया है। जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और हिफाजत इस्लाम से जुड़े छात्र संगठनों ने देश भर में विरोध रैलियां शुरू कर दी हैं। ये संगठन इस्कॉन पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर चट्टगांव तक इन संगठनों के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर रैलियां निकाल रहे हैं और जनता से भारतीय प्रभाव खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है दोस्तों। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के नेताओं ने चट्टगांव में आयोजित एक बड़ी सभा में इस्कॉन को चरमपंथी हिंदुत्व संगठन बताया। रैली की अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय नायब अमीर मौलाना अली उस्मान ने की, जिन्होंने इस्कॉन पर समाज में अशांति फैलाने का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि जिस तरह अवामी लीग पर राजनीतिक अपराधों के कारण कार्रवाई हुई, ठीक उसी तरह इस्कॉन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव तभी संभव है जब इस्कॉन जैसे संगठनों को कानून के दायरे में लाया जाए। दोस्तों इस्कॉन, जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था है, बांग्लादेश में लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रही है, लेकिन अब उसे भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव फैलाने वाला संगठन बताकर निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों ये विवाद केवल इस्कॉन तक सीमित नहीं है, ये दरअसल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में धर्म और राष्ट्रवाद के टकराव की झलक भी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है जरूर लिखकर बताएगा। जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं उसी निशाने का प्रतीक है। आपकी इस पर जो भी राय दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा। और मानते हैं कि बांग्लादेशी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो। साथ ही साथ आपको बता दें इतना ही नहीं, इधर कट्टरपंथी इस्कॉन बंद करने की कर रहे हैं मांग, तो उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं गलबहियां। बता दें
जिस पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के चलते बांग्लादेश ने भारत की मदद से स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, आज उसी बांग्लादेश के शासक पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड के साथ गलबहियां करने में जुटे हैं। दोस्तों गलबहियां तक भी ठीक था, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस ने हरकतें की है दोस्तों वाकई में वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं दोस्तों, और कैसे वो भारत के खिलाफ ही कर रहे हैं उनके हर एक हरकतों से साफ पता चलता है। अभी हाल ही में ढाका के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से खास मुलाकात की है। इस दौरान जनरल मिर्जा ने दोनों देशों को एक दूसरे को समर्थन करने का दम भर दिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये समर्थन किस तरह का है, लेकिन इसके सैन्य मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम निकलकर सामने आई है वो ये है, ये मुलाकात भारत के लिए बिल्कुल संदिग्ध है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने मिर्जा को एक ऐसी पेंटिंग भेंट की है जिसमें असम और उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों खबर इस बात की भी है कि अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पाकिस्तानी कमांडर भारत के संवेदनशील चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटे बांग्लादेशी सैन्य ठिकानों का दौरा कर सकता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पटकनी खाने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत के पूर्वी सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई 4 स्टार जनरल ढाका के दौरे पर गया है। तो वहीं दोस्तों भारत की तरफ से पाकिस्तानी सैन्य कमांडर के बांग्लादेश दौरे को लेकर हालांकि कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी ने भारत के चिकन नेक के करीब बांग्लादेश की खिचड़ी को लेकर सख्त लहजे में बड़ी चेतावनी दी थी। शर्मा ने कहा था कि बांग्लादेश की 2-2 चिकन नेक को तोड़ दिया जाएगा। उनका इशारा बांग्लादेश के चट्टगांव बोले तो चट्टोग्राम और रंगपुर इलाकों को लेकर था, यानी कि इधर मोहम्मद यूनुस भारत के हिस्सों को बांग्लादेश में दिखा करके पाकिस्तान को सौंप रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की बात बांग्लादेश मान रहा है कि वो भारत के चिकन नेक वाले हिस्से पर से सटे बांग्लादेशी सैन्य ठिकानों का दौरा करवा सकता है। वाकई में दोस्तों कितनी बड़ी चालें चल रहा है बांग्लादेश के ये मुखिया मोहम्मद यूनुस, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस खबर से दोस्तों आप किस पर जो भी राय हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आसियान समिट में भारत की जय जयकार, चीन के सबसे बड़े दुश्मन ने की जमकर तारीफ। दोस्तों मलेशिया में आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की खूब जय जयकार हुई। दोस्तों ये जय जयकार कोई और नहीं बल्कि चीन के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले देश फिलीपींस ने की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत को आसियान देशों का सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में आसियान को बहुत कुछ दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी कई चिंताओं के समाधान के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं। फिलीपींस का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद है। वहीं भारत और फिलीपींस के रक्षा संबंध हाल के दिनों में काफी मजबूत हुए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने कहा कि मैं खुद देख रहा हूं कि वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के रूप में हम साझा चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारे बीच गहन सहयोग आवश्यक है। दक्षिण पूर्व एशिया का पड़ोसी जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, भारत एक क्षेत्र के रूप में आसियान को बहुत कुछ दे सकता है। वहीं दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे महासागर में कानून के शासन के लिए भारत के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी देता हूं। जी हां दोस्तों, साथ ही इधर बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। कह दिया पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे लेकिन भारत के साथ दोस्ती की कीमत पर नहीं। जी हाँ, यानी कि उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों का इच्छुक है लेकिन भारत की कीमत पर नहीं करेगा ऐसा। जी हाँ, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का इच्छुक तो है लेकिन ये भारत के साथ उसके ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संबंधों की कीमत पर नहीं होगा। जी हाँ, रूबियो ने सोमवार को कुआलालंपुर में विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ निर्धारित बैठक से पहले रशिया के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने पहले ही कच्चे तेल की खरीद में विविधता लाने की इच्छा व्यक्त की है। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें,
पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर सीमा संघर्ष, तालिबान ने मुनीर सेना के 5 जवानों को मार गिराया की भीषण गोलीबारी। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने रविवार को कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष में उसके 5 सैनिक और 25 आतंकवादी बोले तो तालिबान लड़ा के मारे गए हैं। ये हमले उस समय हुए हैं जब अफगान और पाकिस्तानी अधिकारी हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते के बीच इस्तांबुल में बैठक कर रहे हैं। हालांकि तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के कम से कम 50 सैनिकों को मार गिराया है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष बढ़ा है, जिसका असर दोनों देशों के संबंधों पर देखा जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान लगातार अंतरिम अफगान सरकार से अपनी सीमा पर प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने का अनुरोध करता रहा है और उससे दोहा समझौते के अपने दायित्वों को पूरा करने और ख्वारिज द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल को रोकने की अपेक्षा करता है। वहीं आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल होती है तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान के साथ खुले तौर पर युद्ध करेगा। देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या स्थिति बनती है इन दोनों के बीच में। हालांकि न तालिबान पीछे हटने को तैयार है न पाकिस्तान, लेकिन तालिबानियों में कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि वो आगे से वार करने की ताकत रखते हैं, ना कि पाकिस्तानियों की तरह। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन तो छोड़िए अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन ने अदृश्य न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करके हिला डाला। दोस्तों यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रशिया ने एक ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर दिया है जिसकी रेंज असीमित है और कई महीनों तक आसमान में रह सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल ने फिलहाल 14,000 किलोमीटर की रेंज में 15 घंटे तक उड़ान भरी है। इस दौरान बुरेवेस्तनिक नाम की ये अदृश्य मिसाइल दुनिया की नजरों से पूरे तरीके से ओझल रही। आपको बता दें रविवार को व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन के रणभूमि का दौरा किया और फील्ड कमांडरों से मुलाकात की। सैनिकों को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी साझा की। पुतिन ने बताया कि रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने जानकारी दी है कि 21 अक्टूबर को मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और दुनिया की सभी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने की क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि इस मिसाइल को दुनिया की कोई भी रक्षा प्रणाली डिटेक्ट करने में नाकाम साबित हुई। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक दुनिया के किसी भी देश के पास बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल जैसी कोई चीज है ही नहीं जिसकी मारक क्षमता असीमित है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो परमाणु इंजन से संचालित होता है और जिसकी मारक क्षमता असीमित होती है, यानी ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि रशिया ने इस मिसाइल से जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं किया। जी हाँ, अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की हालत कितनी पतली हुई होगी इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत अमेरिका तक मार करने की क्षमता है। रशिया से दागी गई ये मिसाइल सीधे अमेरिका के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है, जिसमें वॉशिंगटन भी शामिल है। जी हाँ, वहीं दोस्तों इधर डोनाल्ड ट्रंप के पुतिन के साथ बैठक को ना कहने पर क्रेमलिन ने तगड़ा जवाब देते हुए कह दिया कि ऐसे नहीं मिल जाते राष्ट्रपति पुतिन। ट्रंप को दिया तगड़ा जवाब। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अपने रूसी समकक्ष के साथ आगामी बैठक को रद्द करने के दावों पर क्रेमलिन ने जवाब दिया। क्रेमलिन की तरफ से रविवार को कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते, इसीलिए बैठक के रद्द होने की बात करना गलत है। इसके बाद क्रेमलिन प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी गलत बताया। ट्रंप के दावों पर मीडिया को जवाब देते हुए क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते, वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते और वह इस बारे में पूरी तरह से साफ है दोनों देशों के बीच बेहतर समझौता हो। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने लावरो और रूबियो को बैठक करने और इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अमेरिका द्वारा 2 प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पेस्कोव ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। उन्होंने कह दिया कि रूस अमेरिका सहित सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बताई गई तमाम बातों के बाद भी हमें अपने देश के हितों को सामने रखना होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से घबराया पाकिस्तान, लाहौर से कराची तक लिया एक्शन। जी हां, भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान से लगती सीमा के पास युद्धाभ्यास त्रिशूल करने जा रही है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी, जैसा कि हम लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच घबराते हुए पाकिस्तान ने लाहौर से कराची तक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने 28
23 अक्टूबर से कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन के कुछ रूट्स में बदलाव की घोषणा कर दी है। हालांकि अपने डर को छुपाने के लिए, अपनी कांपते हुए टांगों को छुपाने के लिए उसने इसके पीछे की वजह एयर ट्रैफिक की लगातार सुरक्षा और असरदार मैनेजमेंट करना बताया है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी सालाना ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज त्रिशूल की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल होंगी। त्रिशूल युद्धाभ्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सर क्रीक इलाके के पास पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्डअप को लेकर दी गई चेतावनी के कुछ दिन बाद हो रही है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक सेक्टर में कोई हरकत करने की हिम्मत की तो जवाब इतना कड़ा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चीन के विद्वानों ने भगवत गीता को बताया ज्ञान का अमृत, आधुनिक जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन। जी हाँ, चीन के विद्वानों ने दोस्तों भगवत गीता को ज्ञान का अमृत और भारतीय सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए आधुनिक दुनिया के लोगों के आध्यात्मिक और भौतिक संकटों के समाधान का स्रोत बताया। ये बातें संगम भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम नामक संगोष्ठी में कही गई है, जिसे भारतीय दूतावास ने आयोजित किया। संगोष्ठी में 88 वर्षीय प्रोफेसर झांग बाओ जेंग मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने भगवत गीता का चीनी भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो और भगवत गीता को लेकर आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखिएगा और हर कोई कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों ने भारत मलेशिया द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर जी ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जयशंकर जी ने आगे कहा कि आसियान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारे द्विपक्षीय सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके विचारों की सराहना करता हूं। इससे पहले जयशंकर जी ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो यून से मुलाकात की और भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी के मजबूत होने की सराहना की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, रक्षा और जहाज निर्माण में आगे सहयोग पर भी चर्चा की। अगली खबर आपको बता दें, जहां बस्तर में 21 और नक्सलियों ने डाल दिए हथियार। सबसे खतरनाक हिडमा, देवजी और संग्राम का क्या होगा बता दें। छत्तीसगढ़ में 16 अक्टूबर को रिकॉर्ड 210 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के 10 दिन बाद यानी कल रविवार को फिर से नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में सरेंडर कर दिया। इस बार छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज के कांकेर जिले के 21 नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें 13 महिलाएं शामिल है। 15 अक्टूबर को नक्सलियों के टॉप लीडर वेणुगोपाल के सरेंडर करने के बाद से नक्सलियों में लगातार आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जारी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ और नक्सली सरकार और पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं। जल्द और नक्सली हथियार डालेंगे। जी हां दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, सबसे बड़ा मुस्लिम देश की यात्रा पर सीडीएस अनिल चौहान जी। आखिर क्यों है ये अहम दौरा, बता दें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और विस्तार देने के तरीकों का पता लगाने के लिए इंडोनेशिया की 6 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी। जकार्ता में जनरल चौहान रक्षा मंत्री सजाफरी सजा मसोइद्दीन से मुलाकात करेंगे तथा अपने इंडोनेशियाई समकक्ष जनरल अगूज सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ताएं करेंगे। बता दें कि इंडोनेशिया के पास दुनिया की सबसे बड़े मुस्लिम देश का तमगा भी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंडोनेशियाई सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों सहित इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि जनरल चौहान बारडुइंग और सुरबाया की यात्रा भी करेंगे तथा रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शहरों में प्रमुख रक्षा उद्योग प्रतिष्ठानों और शिपयार्ड का भी दौरा करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो अलग अलग रक्षा थिंक टैंकों के साथ भी बातचीत वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर उधर नेतन्याहू ने ट्रंप को सुनाया 2 टूक, कह दिया गाजा में तुर्की सेना के लिए बिल्कुल जगह नहीं, यहाँ की सुरक्षा का फैसला हमारा है। जी हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कह दिया कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल में कौन कौन देशों की सेना शामिल होंगी, इसका फैसला केवल इजराइल ही करेगा। ये योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का हिस्सा है। इसका मकसद जंग को अस्थायी तौर से खत्म करना है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती तभी होगी जब इजराइल उसे मंजूरी देगा।
अमेरिका को इस पर फैसला लेने का हक नहीं है। जी हाँ, नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल के एक सत्र में कहा कि हम अपनी सुरक्षा खुद तय करते हैं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय बल हमारे लिए अस्वीकार्य है इसका फैसला हम खुद करते हैं और खुद करेंगे और यही हमारी नीति रहेगी। जी हाँ, उन्होंने जोड़ दिया कि इस नीति को अमेरिका का भी समर्थन है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल एक आजाद देश है और अमेरिका इजराइल की सुरक्षा नीति तय नहीं करता। अमेरिकी प्रशासन मुझे नियंत्रित नहीं करता है और न ही हमारी सुरक्षा नीति तय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल साझेदार है, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही फैसला लेंगे और हम अपने देश के अनुसार ही फैसला लेंगे। जी हाँ, साथ ही इधर बता दें 100% टैरिफ का खतरा नहीं। जी हाँ, ट्रंप जिनपिंग की बैठक से पहले अमेरिकी चीन की ट्रेड डील पर बन गई सहमति। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक डील के मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। चीन की तरफ से रविवार को इस बात की घोषणा कर दी गई है कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौते के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से स्कॉट बेसेंट ने भी इस डील पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कह दिया कि 2 दिन की मीटिंग के बाद चीन के साथ बेहतर डील हुई। अब बीजिंग पर से 100% टैरिफ का खतरा टल गया। जी हाँ, वहीं आपको बता दें उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी बगावत। सांसद आगा के बाद मियां अल्ताफ ने भी खोल दिया मोर्चा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी ही पार्टी के कुछ दिग्गज नेता है जो पार्टी हाईकमान से खफा नजर आ रहे हैं। पहले एनसी पार्टी के सांसद आगा सैयद रहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के आरक्षण पर दिए गए बयान पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद मियां अल्ताफ ने नई सरकार बनने के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास से साफ इनकार करते हुए उमर अब्दुल्ला शासन पर सवाल उठा दिए। अल्ताफ लारवी ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री को बयानबाजी के बजाय आत्मचिंतन करते हुए शासन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके आगे लारवी ने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि उमर साहब सही रास्ते पर हैं तो ये बिल्कुल गलत और उन्हें धोखा देने जैसा होगा। उमर अब्दुल्ला को हिदायत देते हुए लारवी ने कहा कि सीएम को देखना चाहिए कि उनके अधिकार और सीमाएं क्या हैं। इतना ही नहीं, एनसी सांसद ने मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को उन लोगों की बेहतर सेवा करने की भी नसीहत दी है जिन्होंने उन्हें चुना है। उधर दोस्तों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी रविवार को बड़गाम में, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, मतदाताओं से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुजंजिर मेहंदी का समर्थन करने की पुरजोर अपील की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पिछले चुनाव में बड़गाम सीट जीतकर और फिर वहां से इस्तीफा देकर उनके साथ विश्वासघात किया था। एक सभा को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व पर बड़गाम के लोगों के साथ विश्वासघात करने और इस निर्वाचन क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक सीढ़ी के रूप में करने का आरोप लगा दिया। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बिहार की सियासी लड़ाई में दोस्तों वक्त पर आ गई बात। तेजस्वी यादव ने बयान देकर चौंका दिया। दोस्तों, मचा दिया बिहार में संग्राम, जिसके बाद एनडीए ने चौतरफा घेरा तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कटिहार की सभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ कानून पर दिए बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हम वक्फ अधिनियम कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसके बाद से एनडीए तेजस्वी पर हमलावर है। दोस्तों, वहीं इंडिया गठबंधन के दल तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेसी नेता राशिद अलवी ने कह दिया कि यह सच है कि संसद ने वक्फ एक्ट पास किया है। यह कानून मुसलमानों की जमीन या मस्जिदों की रक्षा के लिए नहीं है। इसका मकसद बीजेपी सरकार को मुसलमानों की जमीनें जब्त करने, मस्जिदों पर सवाल उठाने और कब्रों को तोड़ने की इजाजत देना है। अगर हम 2029 में सरकार बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हैं तो हमारा पहला कदम न केवल इस वक्फ एक्ट को खत्म करना होगा बल्कि उन सभी कानूनों को भी खत्म करना होगा जो सरकार अगले 2 या 3 सालों में बना रही है और बनाएगी, जिनका मकसद मुसलमानों के प्रति दुश्मनी है। दोस्तों, आरजेडी के स्टार प्रचारक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए बयान कांग्रेस के सांसद ने भी इसका समर्थन कर दिया। कटिहार के 7वें विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर ने कह दिया कि बिल्कुल हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है और अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसे लागू नहीं करने पर विचार किया जाएगा। वहीं दोस्तों, पटना साहिब सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी नेताओं के महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ कानून हटाने के दावे पर तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग कानून पढ़ते नहीं, बस हवाई बात करते हैं। वक्फ कानून संसद ने बनाया है और इसे वापस लेने का अधिकार भी संसद के पास है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता। वक्फ कानून ईमानदारी से बनाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ की जमीन पर मॉल बनाए गए हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी आरजेडी को घेरा है दोस्तों और कह दिया है कि ये लोग अभी
भी सही जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है, विधानसभा में नहीं। अपनी क्षमता के मुताबिक बात करनी चाहिए। जी हाँ, वाकई में दोस्तों, अगर आप तेजस्वी यादव के नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आपको पता ही है कितनी होगी उनको, कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि कूड़े में फेंक देंगे, जबकि बिल संसद में पास हुआ है। तो जिसको कानून का ही नहीं पता है वो जनता की क्या ही सेवा करेगा। आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, क्या सोने चांदी में और आएगी बड़ी गिरावट? दरअसल अगले हफ्ते की बात करें तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं, लेकिन निवेशक इन्वेस्टर दुनिया भर के आर्थिक संकेतों पर पैनी नजरें बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक, ब्याज दर नीति और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान से सोने की दिशा तय होगी। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जेएम फाइनेंशियल के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने बताया कि सोने की कीमतें हाल ही में 10 हफ्तों में पहली बार गिरी है। इसके पीछे निवेशकों की मुनाफा वसूली, भारत और चीन में कमजोर मांग तथा मजबूत अमेरिकी डॉलर जैसे कारण हैं। उन्होंने कहा कि भारत में उपभोक्ता उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतें और ज्यादा गिरेंगी, इसीलिए फिलहाल खरीद कम है और यही कारण है कि रेट गिर रहे हैं। दूसरी ओर चीन और सिंगापुर में कम कीमतों का फायदा उठाते हुए लोग खरीद बढ़ा रहे हैं। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 3,557 रुपए टूटकर नीचे आ चुका है। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।